In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, welcome to my YouTube channel. Assalamu alaikum. Today we will discuss about failure to obtain anesthesia, pain during and after anesthesia, hematoma formation at the site of injection. सबसे पहले हम देखते हैं एनेस्थीसिया क्या है। ये हमारे पास एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि हम ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर, ऑपरेशन के दौरान एज अ ड्रग यूज़ करते हैं। ये हमारे पेन को, सेंसेशन को ब्लॉक करता है। अब हम देखते हैं फेलियर टू ऑब्टेन एनेस्थीसिया। ये हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है जब पेशेंट को एनेस्थीसिया करवाने के बाद या तो उसको बिल्कुल भी नहीं और या फिर थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है, या तो एनेस्थीसिया का बिल्कुल भी उस पर असर नहीं होता या फिर थोड़ा बहुत होता है, जिस वजह से उसको प्रोसीजर के दौरान पेन फील हो सकता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी कॉजेज़ में सबसे पहले इनकरेक्ट टेक्निक्स आ जाता है, यानी कि नीडल की जो इंसर्शन है वो हम या तो गलत साइड से कर रहे हैं या उसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा या कम ले रहे हैं। सेकंड, उसका एडिक्वेटिक डोजेज ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, यानी कि एनेस्थीसिया की जो मिकदार है वो हम कम कर देते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। अब थर्ड जो है वो पेशेंट की एनाटॉमिकल वेरिएशंस हैं, जैसे कि नर्व पोजीशन और अनयूजुअल फेट। फिर फोर्थ हम देखते हैं रैपिड सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन, यानी कि एनेस्थीसिया का जल्दी से तेज़ी से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाना। और लास्ट, डैमेज और एक्सपायर्ड ड्रग्स दैट हैज़ लॉस्ट पोटेंसी। नाउ कंसिक्वेंसेस, एनेस्थीसिया प्रोसीजर या फिर इंजेक्शन देने में जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है ड्यूरिंग प्रोसीजर पेशेंट जो है वो डिस्कम्फर्ट होता है, उसको पेन होता है, ठीक है। फिर सेकंड हम देखते हैं दोबारा इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत। अगर हमारे पास पहला वाला इंजेक्शन जब हम लगाते हैं वो फेल हो जाए तो हमें दोबारा इंजेक्शन देना पड़ता है या किसी और एनेस्थीसिया का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया। थर्ड जो है वो है प्रोसीजर में ताख़ीर, यानी डिले इन प्रोसीजर। अगर हमारे पास केस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है तो उस वजह से हम केस को जो है वो डिले कर देते हैं, प्रोसीजर को डिले कर देते हैं, जिस वजह से पेशेंट की जो एंजाइटी है वो ज़्यादा हो सकती है। पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनेस्थीसिया, इंजेक्शन के वक्त और बाद में जो है पेन फील हो सकता है, चाहे एनेस्थीसिया अपना काम सही से कर रही हो। अब ये पेन क्यों होता है? सबसे पहले तो नीडल जब हम इंसर्ट करते हैं तो वो टिश्यू या नर्व से कॉन्टेक्ट होती है, उस वजह से पेन होता है। फिर जो सॉल्यूशन है वो अगर ठंडा हो तो उस वजह से भी हो सकता है। प्रेशर अगर ज़्यादा हो, इंजेक्ट करते हुए उसका प्रेशर ज़्यादा हो तो भी पेन होता है। और लास्ट, टिश्यू इरिटेशन, कुछ ऐसे टाइप ऑफ एनेस्थीसिया होते हैं जो बर्निंग और स्वेलिंग करते हैं, ठीक है। पेन ड्यूरिंग इंजेक्शन, इसमें सबसे पहले नीडल का स्किन और अंदर के टिश्यूज़ में इंटर होना, ये सबसे कॉमन वजह है पेन की। फिर सेकंड जो है वो जिस जगह हम इंजेक्शन लगा रहे हों उसका ज़्यादा सेंसिटिव होना, यानी कि अगर उस जगह में नर्व ज़्यादा हैं या उस जगह में इन्फ्लेमेशन है तो पेन ज़्यादा होता है। थर्ड जो है एनेस्थीसिया का तेज़ी से इंजेक्ट होना। फिर फोर्थ पॉइंट जो है उसमें एनेस्थेटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो सही नहीं होना, मतलब अगर इंजेक्शन जो है वो ज़्यादा ठंडा हो तो उस वजह से पेन फील होता है। पेन आफ्टर इंजेक्शन, नीडल और ड्रग की वजह से अगर हमारा टिश्यू डैमेज हो जाए तो उस वजह से पेन होता है। सेकंड जो है इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। और थर्ड जो है वो रेजिडुअल सोरनेस फ्रॉम लोकल मसल और नर्व इरिटेशन। अब हम इसकी मैनेजमेंट देखते हैं तो सबसे पहले हमें फाइन गॉश नीडल यूज़ करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका साइज़ जो है वो कम होता है तो पेन कम होता है। सेकंड जो है वो स्लो कंट्रोल्ड इंजेक्शन टेक्निक्स जो है वो आनी चाहिए। थर्ड जो है पेशेंट को आरामदेह पोजीशन में रखना और उसको पुरसकून रखना चाहिए ताकि वो इंजेक्शन के दौरान ज़्यादा परेशान ना हो। इंजेक्शन के बाद स्वेलिंग और दर्द को कम करने के लिए ठंडा या गर्म कंप्रेसर लगाना चाहिए। नाउ हेमाटोमा फॉर्मेशन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। सबसे पहले Hematoma is a localized collection of blood outside the blood vessels, typically due to injury or trauma to a blood vessel. अब हम इसकी कॉजेज़ देखते हैं। कॉजेज़ में सबसे पहले अगर गलती से हमारे पास वेन या आर्टरी जो है वो डैमेज हो जाए तो हेमाटोमा बनने के चांसेस होते हैं। सेकंड जो है वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स एट गेटिंग द नर्व और वेसल। थर्ड जो है वो इंजेक्शन लगाने के बाद जो है उस पर दबाव न डालना, मुनासिब दबाव न डालना, ख़ास तौर पर उन मरीज़ों में जो एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं। अब आगे हम इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले जो है वो इंजेक्शन की जगह पर जो है हमें स्वेलिंग फील होती है और जो है वाज़े जो
ज़ाहिर होता है। सेकंड जो है वो टेंडरनेस एंड फ्रेमनेस अंडर द स्किन। थर्ड जो है वो डिस्कलरेशन रेंजिंग फ्रॉम रेड टू डार्क पर्पल और ब्लू। फोर्थ पॉइंट जो है इसमें लोकलाइज्ड एरिया जो है वो हमें वार्म फील होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें पेन जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट जो है अगर हीमेटोमा जो है वो जॉइंट के करीब हो तो फिर मूवमेंट में जो है वो मुश्किल होती है, मूवमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाती है। नर्व कंप्रेशन सिम्टम्स होते हैं टिंगलिंग, नमनेस और वीकनेस। नेक्स्ट में हम देखते हैं जो है डिलेड ऑनसेट पेन और डिस्कम्फर्ट। फिर लास्ट पॉइंट जो है उसमें स्किन टाइटनेस हो जाती है, शाइनी अपीयरेंस आ जाता है ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। अब लास्ट में जो देखते हैं हम वो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट है। प्रिवेंशन में सबसे पहले प्रॉपर इंजेक्शन टेक्निक आ जाता है। इंजेक्शन को जो है दुरुस्त तरीके से लगाना चाहिए जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो नुकसान से बच जाते हैं, मतलब डैमेज होने से बच जाते हैं और हीमेटोमा बनने के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। अब सेकंड जो है वो प्रेशर एप्लीकेशन है। इसमें जो है हमें इंजेक्शन लगाने के फ़ौरन बाद जो है प्रेशर अप्लाई करना चाहिए ताकि हीमेटोमा जो है वो ना बन सके। नाउ मॉनिटरिंग, ऐसे पेशेंट जो कि एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन यूज़ करते हैं या अगर उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं तो उनका हमें ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। ये था आज का हमारा टॉपिक। Hope so everyone understood it well. So if you have any queries regarding this topic, do ask in the comment. Thank